जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। और साथियों, इससे पहले टोटल आपका 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी में लगभग 7 से 8 प्रैक्टिस सेट और साइंस में लगभग 17 से 18 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका भी ये सब क्लास छूट गया है, आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करना है। आपको सब क्लास मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए में है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, ये गलत है। देखिए, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे संविधान में कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये जो आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये आर्टिकल विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो उसके लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो इसका सही जवाब है 4 राज्यों में। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपको डिस्कशन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 4 राज्यों में से कम 6% मत प्राप्त हो रहा है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। साथ ही साथ उसको 4 लोकसभा सीट भी जीतना पड़ता है, तभी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने का मौका मिलता है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 राज्य। अच्छा, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है। तो 6 राष्ट्रीय दल है। पहले कितना था, देखिए पहले था 8, ठीक है, पहले था 8, लेकिन 2023 में, ठीक है, 2023 में 3 पार्टी को हटा दिया गया। कौन कौन सा, एक था आपका तृणमूल कांग्रेस पार्टी, दूसरा था एनसीपी और तीसरा था सीपीआई, ठीक है। तो 3 को हटा दिया गया था, फिर बाद में एक जोड़ा गया, कौन सा, तो आम आदमी पार्टी। इस प्रकार से वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। सभी को लिखा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है। तो पहला लिखिए कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। दूसरा है बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तीसरी पार्टियां कौन सी है, सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएम यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चौथा है बीएसपी, बीएसपी से क्वेश्चन बनता है। बीएसपी का मतलब क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी। इसका गठन हुआ था 1984 में। किसने किया था, तो पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं, बीएसपी की स्थापना जो है 1984 में काशीराम ने किया था। पांचवा पार्टी का नाम है एनपीपी, यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका गठन हुआ था 2013 में। और एक है लास्ट में आम आदमी पार्टी, जिसका गठन 2012 में हुआ था। तो ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन न राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि कौन सा आपको बताना है संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति देता है। तो यह है 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था
1978 में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत ही जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था इसी संशोधन से। बाकी 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे से। तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पहली बार संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देशिका में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है और कौन सा हुआ है? 42वां 1976 में, जिसके तहत उद्देशिका में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। यानी कि प्रस्तावना को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ये बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ से आपको आंसर बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करें, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, आप सभी जानते हैं। तो एक का हो जाएगा 4, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको लिया गया है आयरिश संविधान से, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3। संसदीय सरकार को लिया है कहाँ से? तो इसको लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और बाकी बचा आपका केंद्र राज्य संबंध, तो कनाडा के संविधान से। तो यहाँ पर ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3। देखिए किस ऑप्शन में है? ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए ए, बी, सी, डी। तो देख सकते हैं ए का 4 है, बी का 3 है, ठीक है, बी का 3, और सी का देख लेते हैं, सी का 1 है। देख सकते हैं यहाँ पे सी का, यहाँ पे देखिए सी का 1 नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए सी का 1, ठीक है, ये सी है तो सी का 1 इसमें है, लेकिन यहाँ पे बी का 3 नहीं है। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 है तो बी का यहाँ पे 2 दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिए। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो वोट होता है वो एक होता है, चाहे वो अमीर का वोट हो या फिर गरीब का वोट हो, सभी का वोट जो है एक होता है, ठीक है। इसमें अमीर गरीब नहीं होता है, अमीर लोग भी मत करेंगे तो वही होगा और गरीब का भी मत का मूल्य एक ही होता है। यहाँ पर तीनों कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता बोले तो प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी का जो अधिकार है आपको बताना है किस अधिकार के अधीन रखा है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, इसी में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
और साथियों अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर बैच जब परचेज करते हैं तो पेमेंट बार बार फेल्ड हो जा रहा है। तो देखिए आप लोग एक काम कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए कि आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा है, तो वहाँ पर हम आपको स्कैनर दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर आपका मैनुअली हम कोर्स को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इस पर आपको मैसेज करना है जिनका भी पेमेंट फेल्ड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। लेकिन अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में आर्टिकल नंबर 263 में बताया गया है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस 2025 बैच के बारे में जानकारी नहीं है तो क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे, अभी आप लोग क्लास कीजिए। सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग बैच के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज में ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। तो सूचना का अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बलदेव सिंह की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव साथ संबंध नहीं है? तो चुनाव आयोग देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का भी करवाता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री का चुनाव कभी भी नहीं होता है। देखिए ना तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। हम लोग भले बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, वास्तव में लोकसभा का चुनाव होता है। किसका होता है? लोकसभा का चुनाव। और जब हम लोग मत कर देते हैं तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। तो हम लोग केवल क्या करते हैं, लोकसभा का चुनाव में मत डालते, ना कि प्रधानमंत्री। उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है। किसका होता है? विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन? तो राज्यपाल। तो अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं होता है, ना प्रधानमंत्री का होता है। तो चुनाव आयोग का पद किससे संबंधित नहीं है? मुख्यमंत्री से। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? और साथियों जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। और क्लास का जो भी नोट्स है यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी बताते हैं ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसी बैच में। तो ये हम कई बार बता चुके हैं। इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 117 में। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा भले 14 दिन के लिए धन विधेयक को रोक सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है, ठीक है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है और जो भी आर्टिकल हम आपको बताते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य में हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही शपथ दिलवाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यायाधीश, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कल भी हम आपको बताए थे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित
इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा का। साथ में अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय इसका निपटारा करता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में आर्टिकल 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बारे में आर्टिकल 80(1) में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया था। चलिए, और बिल्कुल आप लोग शुरुआत से पॉलिटी क्लास कीजिए। आज आपका 15वां क्लास है। इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है इस बैच में आपको मिल जाएगा। इस पर मैसेज कीजिए, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था जनवरी 1957 में। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। इसने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था और इसका गठन हुआ था 1977 में। लकड़वाला समिति जो है ये गरीबी क्षेत्र से संबंधित रखता है। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो ये है मसूरी में। कहाँ पर स्थित है, मसूरी में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो ये कई बार बता चुके हैं। 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार पहले था आर्टिकल नंबर 31 में, लेकिन इसे अब कर दिया गया आर्टिकल 300A में, और इसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में आवश्यक होता है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। और साथियों, अगर आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास देख रहे हैं तो एग्जाम में शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कि आपसे छूटेगा, ठीक है। पूरा डिस्कशन के साथ हम आपको पॉलिटी करा रहे हैं, फिर आपका हिस्ट्री का भी पूरा डिस्कशन के साथ होगा, स्पेशल बिहार का भी स्टार्ट होगा। तो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें चुनकर भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका गठन कब हुआ था, तो 24, ठीक है, बताइए कब हुआ था, 24 दिसंबर 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 21। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। किसी को लगता है 1992 तो किसी को 1993। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन देखिए बहुत ही नज़दीक दिया हुआ है, 1990, 91, 92। तो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, आंसर क्या होगा, 1993। और विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यानी कि संसद। आंसर क्या हो जाएगा, संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है,
तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसके बारे में आर्टिकल 64 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका से लिया गया है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग क्या है? भारत में स्वयंप्रभु है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका यानी कि PIL का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका जो है 1985 में आया था, ठीक है। और जनहित याचिका को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका जनक माना जाता है जस्टिस PN भगवती को। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार का अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो आंसर क्या होगा? 226। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? कल भी हम आपको बताए थे आपातकाल के बारे में। 352 जो लगता है राष्ट्रीय आपात, इस समय राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए मूल अधिकार को रोक सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका जीवन की सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिसे बिहार पुलिस बैच के बारे में जानना है, आप लोग बने रहिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और अगर आपको डिटेल्स में और जानना है तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा पिछले 14 साल का 1 लाइनर फॉर्म में। डेली बूस्टर नोट्स दिया जाता है, क्लास का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्ट वाइज क्लास, डेली क्लास, ये सब आपको मिलता है। आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो इसे आप लोग सर्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसको ओपन करना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से शो होगा। तो ऊपर में बिहार पुलिस का बैच है, बाय नाउ करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं।